आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सैंपल ऑफ आर्गन गैस एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस expand expand reversibly reversibly and and adiabatically adiabatically from 1.25 liter to 2.50 liter. The change in enthalpy, the change in enthalpy, the change in enthalpy approximately 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 is। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कोई सैंपल है आर्गन गैस का जो कि 1 atm प्रेशर पे रखा हुआ है और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। एक सैंपल है, एक सैंपल है जिस सैंपल किसका है? तो सैंपल आपका आर्गन गैस का है। ठीक है। आर्गन गैस आर्गन गैस एक कंटेनर में रखा हुआ है जिस पर जो प्रेशर अप्लाइड है वह प्रेशर कितना है? आपका प्रेशर आपका दिया गया है 1 atm। 1 atm और टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे आप केल्विन में चेंज करोगे तो 273 + 27 कितना आएगा हमारा? 300 केल्विन आएगा। अच्छा, जब इस गैस को हम लोग क्या करते हैं? रिवर्सबिली तरीके से इसे हम रिवर्सबिली और एडियाबेटिकली, मतलब जब इसका इसका जब एक गैस एक्सपेंड करता है तो आपका हीट ना तो अंदर आता है, ना तो सराउंडिंग से हीट इस सैंपल के अंदर आता है, ना तो इस सैंपल का हीट बाहर जाता है। एडियाबेटिकली एडियाबेटिकली मतलब Q = 0। ठीक है। इसको एक्सपेंड कराया गया। जब एक्सपेंड कराया गया तो इसका जो वॉल्यूम था, जो कि पहले यानी V1 = 1.25 लीटर था, बाद में जब एक्सपेंड हुआ तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? बढ़ करके 2.50 लीटर हो गया। ठीक है। इंथैल्पी कितना चेंजिंग आएगी इंथैल्पी में, हमको यही कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि DH = CP/dt। ठीक है। ये रिलेशनशिप हम ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा, इसको मैं डी के जगह पे, डिफरेंशिएशन की जगह पे, क्योंकि जो डी टर्म होता है वह डिफरेंस को बताता है। क्या बताता है? डिफरेंस को बताता है। डिफरेंस को हम लोग, जब आपका डिफरेंस स्मॉल हो तो हम लोग डी लगाते हैं। ठीक है। अब डी के जगह पे हम डेल्टा भी लगा सकते हैं, तो डेल्टा H = CP/dt आएगा। dt का मतलब यहाँ पे डेल्टा टी। और डेल्टा टी को अगर हम लोग बात करेंगे तो T2 - T1 हो जाएगा। T2 - T1। ठीक है। ये डेल्टा एच हो गया आपका। ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। ठीक है। फॉर 1 मोल है। अगर आप ऐसे इस रिलेशनशिप को n मोल के लिए लिखना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा H = NCP/d डेल्टा टी। ठीक है। ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, देखो, क्योंकि गैस कैसा है? गैस आपका आर्गन गैस है, यानी ये आपका जो आर्गन गैस होता है, आर्गन गैस में जो इसके आर्गन के मॉलिक्यूल होते हैं वह आर्गन एटम ही होता है। क्या होता है? आर्गन एटम से मिलकर के आपका ये जो गैस होता है, आर्गन गैस, यह आर्गन गैस आपका मोनो एटॉमिक गैस है। क्या है? मोनो एटॉमिक गैस। यानी आर्गन के केस में जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वह इसके एटम ही होंगे, क्योंकि ये इनर्ट गैस आप क्या करता है?
किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो यह आर्गन गैस खुद एटम के रूप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये मोनोएटॉमिक गैस है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बात करोगे तो 1 होगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो आप जानते हो कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n होता है। तो इस हिसाब से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आएगा, आपका 3 निकल के आएगा। और यहाँ पे चूंकि आपका जो गैस है वह मोनोएटॉमिक गैस है, और मोनोएटॉमिक गैस क्या है, केवल आपका ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग, या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल अगर आप बात करते हो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हो, तो यह कितने इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, क्योंकि मोनोटामिक है। तो यहाँ पे कोई भी, चाहे मोनोटामिक हो, डाइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, मॉलिक्यूल हो, गैस हो, सभी के केस में जो ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह 3 होता है। क्योंकि अब ये तो रोटेशन मोशन तो शो करेगा नहीं, क्योंकि केवल क्या है, आपका एक एटम है, तो इसमें रोटेशन तो हो नहीं पाएगा। तो ये आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब जानते हो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वह इक्वली डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और आप जानते हो कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो टोटल आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, आप जानते हो कि ट्रांस ट्रांसनेशनल ट्रांस ट्रांसनेशनल ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन आप जानते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह कितना होता है, हाफ आर टी पर मोल, पर मोल। ठीक है, एक मोल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह हाफ आर टी होता है पर मोल। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप वो आप बात करते हो जो इंटरनल एनर्जी होगी इस मोनोटॉमिक गैस का, चूंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके ट्रांसलेशनल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हर एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन हाफ आर टी होता है। तो 3 डिग्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ आर टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 3/2 RT। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप निकालते हो सीवी, तो सीवी इक्वल टू क्या होता है, du/dt। अगर यहाँ से निकालोगे तो d/dt, और u की जगह क्या रख दोगे, 3/2 RT। यहाँ से निकल के आएगा 3/2 R निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Cp माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आपका R होता है। इसी तरीके से बात करोगे तो Cp इक्वल टू R प्लस सीवी हो जाएगा। ठीक है, R प्लस सीवी की जगह क्या हुआ है, 3/2 R हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 5/2 R आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकल के आई सीपी की वैल्यू। हम मान के चल रहे हैं कि जो आर्गन का जो सैंपल है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑर्गन मॉलिक्यूल इज 1। ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ आर्गन आर्गन गैस के मोलों की संख्या नहीं दी गई है, इस कारण से हमें यहाँ पे मैं 1 मोल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और सीपी की वैल्यू आ गई आपकी 5/2 R। अब दिक्कत ये है कि देखो, जो इनिशियल था वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस था, यानी 300 केल्विन था। अब मुझे T2 की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि T2 की अगर वैल्यू मुझे पता होती तो मैं यहाँ से निकाल लेता डेल्टा H इक्वल टू CP T2 माइनस T1। T1 तो मुझे पता है, T2 की वैल्यू नहीं पता। अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो पढ़ा हूँ कौन सा इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन को का मैं हेल्प लूंगा। पॉइजन इक्वेशन अगर मैं बात करूं, पॉइजन इक्वेशन अगर मैं हेल्प लूं, तो पॉइजन इक्वेशन का अगर मैं हेल्प लेता हूं, तो आप जानते हो कि T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 पे पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये होता है। T1 की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन है, और V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना था, तो इनिशियल वॉल्यूम आपका था 1.25 लीटर था।
ठीक है। और गामा, यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या होगी? गामा क्या है आपका? गामा एटॉमिसिटी है। क्या है? एटॉमिसिटी। जिसकी वैल्यू क्या होती है? सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है वह होता है आपका एटॉमिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कितनी है? 5/2 आर, और सीवी की वैल्यू है 3/2 आर। यहाँ से आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया, और 3 यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा? 1.66 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका गामा है 1.66 - 1। T2 की वैल्यू मुझे निकालना है। V2 की वैल्यू कितनी दी है? 2.50। 2.50। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.66 -1। ठीक है, -1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से। अब T2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो T2 की वैल्यू निकल के आएगी, आप कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट अगर आप करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका? T2 की वैल्यू निकल के आएगी, आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करिएगा, तो 190 केल्विन आपका निकल के आएगा यहाँ से। T2 की वैल्यू निकल के आएगी 190, 190 केल्विन आपका निकल के आ गया। अब T2 की वैल्यू अगर मुझे पता चल गई तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डेल्टा H इक्वल टू CP dt। CP डेल्टा T, यानी CP T2 - T1। CP की वैल्यू क्या है आपका? 5/2 आर। T2 की वैल्यू निकल के आई 190 केल्विन, और T1 की वैल्यू 300 केल्विन। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आर की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 8 अगर मैं आर की वैल्यू रखी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं घटाता हूँ तो मेरा आएगा 1 - 110। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वह कितनी होगी? यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ये आपका यहाँ से कट गया तो आएगा 55। 55 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 × 10 = 12, 125, और मल्टीप्लाई बाई 8.314। ठीक है, और यहाँ से आपका 125 मल्टीप्लाई बाई 8.314, यहाँ से निकल के आपका जो निकल के आ रहा है वह आ रहा है -1039.25। आपका यहाँ पे क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, ये आपका केल्विन में था, तो जूल पर मोल निकल के आएगा, जूल पर मोल। ठीक है, इसको आप किलो जूल में बदलोगे तो आएगा 1.03925 माइनस के साथ में किलो जूल पर मोल। पर मोल। ठीक है, ये निकल के आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी जो हमारा यहाँ पे इंथैल्पी में जो चेंजिंग आई वह कितना आया? -1.03925 किलो जूल पर मोल पर कैलोरी। ठीक है, यानी इंथैल्पी में क्या होगा? जब गैस एक्सपेंड करेगा तो इंथैल्पी में क्या आएगी? कमी आएगी। इसी कारण से कमी आने की वजह से यहाँ पे जो साइन आ रहा है आपका निगेटिव में आ रहा है। क्या है? निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, इंथैल्पी आपकी जो कमी होगी, इंथैल्पी में क्या होगी? कमी होगी। इस कारण से यहाँ पे जो चेंज इन इंथैल्पी आ रही है वो माइनस में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आपके आया हूं आपके सामने। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या बोल रहा है? दी एंट्रोपी चेंज, दी एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड
इन फ्रीजिंग ऑफ freezing of 1 mole of water, 1 mole of water, 1 mole of water, 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इफ डेल्टा एच एफ यानी हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है 6.01 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इंथैल्पी में कितना चेंजिंग आएगा। इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड इन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर को जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। क्योंकि फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे होता है वाटर का, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है। तो 1 मोल जो आपका वाटर है वह क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे डेल्टा एच एफ है, डेल्टा एच एफ का मतलब हो गया हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। डेल्टा एच एफ का मतलब क्या हुआ, हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन के दौरान जो हमारा हीट निकल के आएगा वह कितना है, 6.01 किलो जूल पर मोल। तो हम जानते हैं कि डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो जब ये वाटर आपका फ्रीज होगा तो वाटर के फ्रीज के दौरान टेम्परेचर में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और साथ ही साथ आपका ना तो टेम्परेचर चेंज होगा ना तो प्रेशर चेंज होगा। तो इसमें जो प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर द्वारा 1 atm, वह 1 atm प्रेशर आपका चेंज नहीं होगा। वाटर के ऊपर भी 1 atm का प्रेशर लगेगा और आइस के ऊपर भी 1 atm का प्रेशर लगेगा, यानी प्रेशर भी चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग केवल अगर आएगा तो वॉल्यूम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जब आपका हीट एक्सचेंज हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम लोग डेल्टा क्यू की जगह पे डेल्टा एच लिख सकते हैं। तो हमारा ए निकल के आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या निकल के आया, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। तो यहाँ पे चूंकि आपका प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस आपका फ्यूजन फ्रीजिंग वाला है। तो फ्रीजिंग वाला अगर आपका प्रोसेस है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डेल्टा एच के जगह पे मैं डेल्टा एफ लिख दूंगा। डेल्टा एच एफ का मतलब हुआ हीट ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग डेल्टा एच एफ का मतलब हुआ हीट ऑफ फ्रीजिंग, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के दौरान कितना इंथैल्पी में चेंजिंग आ रहा है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कौन सा होगा आपका, वही जो जिस टेम्परेचर पे ये आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी जब फेज इसका ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में, तो उस समय जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हो रहा है। तो हम लोग इसे लिख देंगे डेल्टा टी एफ। अच्छा, क्योंकि फ्रीजिंग के दौरान आप जानते हो कि हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस आपका 6.01 किलो जूल है। तो किलो जूल को हम लोग क्या करते हैं कि चलो किलो जूल को किलो जूल में ही रहने देता हूँ, किलो जूल पर मोल, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेल्टा टी एफ क्या है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। यहाँ पे मैं रख दूंगा 273 केल्विन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ओवरऑल क्या निकल के आएगा, मेरा यहाँ पे निकल के आएगा 0.02201 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसको आप अगर जूल में चेंज करोगे तो आपको 100 से किलो है, किलो मतलब 10 पे पावर 3। और यहाँ पे अगर किलो जूल को जूल में चेंज करोगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू आएगी 22.01 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। क्योंकि आपका निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। आपका जो चेंज इन एंट्रोपी निकल के आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू -22.01। इसका मतलब हुआ कि एंट्रोपी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रहा है, एंट्रोपी में कमी आ रही है। यानी जब आपका वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, जब ये आपका
सॉलिड में चेंज होगा तो एंट्रोपी में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, एक कमी को बता रहा है, एंट्रोपी में क्या आएगी, कमी आएगी। दिस इज योर आंसर, ये हमारा क्या है आंसर।